अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। ईरान में तेहरान के वस्त में रात 2 बजे एक वाक़या पेश आता है जिसमें इस्माइल हानिया जो कि हमास के सरबरा थे उनको रॉकेट अटैक से टारगेट किया जाता है और इसमें उनके एक गार्ड की भी जान चली जाती है, जिसके बाद ईरान की तरफ से एक फियर्स रिस्पॉन्स दिए जाने की बात की जा रही है और ये कहा गया खुमैनी साहब की तरफ से कि इसका बदला हर सूरत लिया जाएगा। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि अगर ईरान रिस्पॉन्ड करेगा तो हम इसराइल का दिफा करेंगे, जबकि IDF जो कि इसराइली फ़ौज है उसकी तरफ से इसकी कोई ज़िम्मेदारी अब तक कबूल नहीं की गई। लेकिन इस तरह के पहले भी वाक़यात बहुत से पेश आ चुके हैं। नवंबर 2020 में कासिम सुलेमानी पर जो अटैक हुआ बगदाद एयरपोर्ट पे, अमेरिका की तरफ से किया गया इसी नौयत का हमला था। साथ साथ नवंबर 2020 के अंदर ही मोहसिन फ़खरीज़ादा की किलिंग होती है, जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके इसराइल ने टारगेट किया। 2024 में ईरानियन कॉन्सुलेट पे हमला होता है सीरिया के अंदर, जिसके बाद ईरान भी रिस्पॉन्ड करता है। तो उसी कड़ी का एक और हिस्सा हमने ये देखा है जिसकी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की जा रही। लेकिन सवाल इस पर यह है कि क्या इंटरनेशनल पीस एक मरतबा फिर से एट स्टेक है। यहाँ पे चीन और रूस की तरफ से ये कहा गया कि वो एस्केलेशन को प्रेडिक्ट करने की बात जो थी, उन्होंने कहा कि वो वार्न कर रहे हैं कि रीजनल एस्केलेशन इससे ज़्यादा बढ़ ना जाए जितनी इस स्टेज पर है। और एक और वाक़या जो कि एक रोज़ पहले हुआ था, वो जो हिज़्बुल्लाह के एक कमांडर जिनका नाम फ़ाउद शुक्र था, उनकी असैसिनेशन थी, क्योंकि गोलन हाइट्स पे जो अटैक होता है उसका रिस्पॉन्स इसराइल ने दिया। इस सारी सूरत हाल में नज़र ये आ रहा है कि जो जंग फ़लस्तीन पर नाफिज कर रखी है इसराइल ने, वो अपनी बाउंड्री से उसको बाहर भी ले जा रहा है। और फ़लस्तीन पर जो जारी जंग है उसमें अब तक 39,000 यानी कि 39,000 कैजुअल्टीज़ हो चुकी हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नुकसान है। ऐसे में सवाल ये किया जा रहा है कि किस तरह से इस एस्केलेशन को रोका जाएगा और क्या इस नौयत का वाक़या जिसमें हमास के सरबरा को टारगेट किया है, इसका रिस्पॉन्स हिज़्बुल्लाह देगी, ईरान देगा, या फिर कोई और आउटफिट या हमास इटसेल्फ रिस्पॉन्ड करेगी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इन तमाम सवालों के जवाब लेते हैं। फैसल वड़ाइश साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़िया निगार हैं। इसके अलावा डॉक्टर आदिल नजम ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के। अब्दुल बासित साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, साबिक सफ़ीर हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। बासित साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। इस्माइल हानिया का ये जो सारा एपिसोड आपने देखा है, जिस तरह से ईरानियन सॉइल पर अटैक होता है और फिर IDF की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लेम नहीं की जाती, क्या देख रहे हैं? एस्केलेट हो सकती है सिचुएशन? बहुत से लोग ये ख़दशा ज़ाहिर कर रहे हैं कि अब मिडल ईस्ट में एक नई जंग का भी आगाज़ हो सकता है। कहाँ जाते हुए नज़र आ रहे हैं आपको टर्न ऑफ इवेंट्स? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखिए, चूँकि ईरान की ये सरजमीन पे उनके मेहमान थे इस्माइल हानिया, और एक ऐसे मौके पर हुआ है जब नए सदर अपना हल्फ उठा रहे थे, उसके बाद उस तकरीब के बाद ये हुआ। और अभी ईरान के जो सुप्रीम लीडर, उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज पे कहा है कि इसका बदला तो लिया जाएगा। अब देखना ये है कि ये बदला किस नौयत का होता है। आया ये उसी किस्म का बदला होता है जो कि रिएक्शन होता है जो कि अप्रैल में जब सीरिया में ईरानियन कॉन्सुलेट सेक्शन में हमला हुआ था और उसके बाद हमने देखा था तकरीबन 300 से ज़ायद प्रोजेक्टाइल्स फायर किए गए थे इसराइल पर। या फिर एक लिहाज से जो ईरान के एलाइज हैं, नॉन गवर्नमेंटल एलाइज इन द शेप ऑफ हमास है, या ख़ास तौर पे हिज़्बुल्लाह है या हूतीज़ हैं, इनके ज़रिए कुछ हमले किए जाते हैं। फिर दूसरी बात ये है, क्या कोई टारगेट किसी शख्स को किया जाएगा या फिर तल अवीव को ख़ास तौर पे निशाना बनाया जाएगा। तो इसके मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि एस्केलेशन तो होगी। उसमें एस्केलेशन में किस हद तक अब जाते हैं, ईरान के अपने मसाइल हैं। हमास इस वक्त कमज़ोर हो चुका है, उस पर खास इतनी अस्करी सलाहियत नहीं है। लेकिन जहाँ तक हिज़्बुल्लाह का ताल्लुक़ है, उनके पास तकरीबन 1.5 लाख के करीब प्रोजेक्टाइल्स भी हैं और प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल्स भी हैं। तो ये एक इसराइल के लिए ख़तरा हो सकता है। और बाकी ये है कि ईरान लीडरशिप ने तो, क्योंकि उनके लिए भी एक बहुत बड़ा एम्बैरेसिंग सिचुएशन तो क्रिएट हुई है, और कौन अभी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि आया ये जो स्ट्राइक हुई है इसराइल से हुई है या विद इन ईरान हुई है कहीं से। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो ईरान की गवर्नमेंट ने देखना है। और इसके बाद मामला थोड़े बहुत टेंस तो भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है,
लेकिन ये बात अपनी जगह भी एक हकीकत है कि पॉलिटिकल चीफ तो थे इस्माइल हानिया, लेकिन जहाँ तक हमास का ताल्लुक है, जो मिलिट्री विंग है विच इज़ बीइंग लेड बाय याहिया सिनवर, वो बड़ा डिटर्मिन्ड हैं कि उन्होंने अपनी जान नहीं रखी। दूसरी तरह सीज़ फायर की जो कोशिशें हो रही थी बाइडन फार्मूला पे, वो ऑब्वियसली इस वक्त उसमें वो आगे नहीं बढ़ सकता फ़िलहाल। और यही नेतन्याहू यही चाहते भी हैं कि फ़िलहाल ये जंग जारी रहे, सीज़ फायर ना हो। बल्कि परसों ही रोज़ जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं याओ गैलेंट, उन्होंने भी ये कहा है कि जहाँ तक इसराइली हॉस्टेजेस का ताल्लुक है, हमें तो ये भी नहीं मालूम कि वो ज़िंदा हैं या ज़िंदा नहीं हैं। तो इससे ये भी एक इंडिकेशन मिलती है कि अब इसराइल के लिए ये जो सीज़ फायर है कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। और ख़ास तौर पर जो फार राइट के लोग हैं, उसमें बिन गेवियर हैं, दूसरे लोग हैं जो कि ये नहीं चाहते कि किसी तौर भी इसराइल हमास के साथ कोई एग्रीमेंट करे। ठीक है आदिल साहब, जिस तरह से बासित साहब भी कह रहे हैं कि एम्बेरसमेंट तो है ईरान के लिए भी कि उनकी सॉइल पर ये होता है। स्वेरिंग इन सेरेमनी थी ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेशकियान की, और उसके बाद ये वाक़या हुआ रात 2 बजे। आप क्या समझते हैं कि एक तरफ से इससे पहले जो ईरान की स्कर्मिशेस होते रहे हैं इसराइल के साथ, एक नई वेव शुरू हो सकती है इससे, या फिर हिजबुल्लाह की तरह की कोई आउटफिट जो है इसको रिस्पॉन्ड करेगी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा? देखिए, मेरे ख्याल में एम्बेसडर बासित जो बात कर रहे थे बिल्कुल दुरुस्त है कि ये ऑप्शन नहीं है कि रिएक्शन ना हो। रिएक्शन की क्या सूरत होगी, क्या उसका तरीका होगा, वो अब देखने की बात है। ना सिर्फ रिएक्शन जो है वो ईरान की तरफ से, लेकिन हमास की तरफ से भी। हमास की तरफ से भी एक शो ऑफ स्ट्रेंथ मेरे ख्याल में उनको दिखानी पड़ेगी, अपने इंटरनली मुस्तहकम करने के लिए भी, और एक सिग्नलिंग भी। मेरे ख्याल में बहुत ही करीब कुछ घंटों में हमें किसी किस्म का ऐलान नजर आएगा हमास से कि उनकी नई पॉलिटिकल लीडरशिप क्या है। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट बासित साहब ने रेज किया कि इस्माइल साहब जो थे वो उनके पॉलिटिकल विंग के लीडर थे। एक तरह से इस वक्त जो इजराइल के हमायती हैं उनको भी थोड़ा सा गुस्सा ही होगा कि उनको रिमूव करने से अब आपके पास बात करने के लिए भी कम लोग रह गए। अगर बात करनी ही थी या करनी ही पड़ेगी हमास के साथ, तो किससे करेंगे? और जब आप पॉलिटिकल लीडरशिप को हटाती है तो जो रह जाती है वो अस्करी लीडरशिप होती है, जो ज्यादा एग्रेसिव होती है। तो ये तमाम वो इंडिकेशंस हैं कि वी शुड सी एन एस्केलेशन। लेकिन एस्केलेशन कहते हुए मैं इसलिए जरा घबराता हूं कि जो अभी हो रहा है उससे ज्यादा क्या एस्केलेशन होगी। ऐसा तो नहीं है कि पहले बड़ा भला चंगा था और अब हम देखेंगे एस्केलेशन हो जाएगी। सो जैसे बासित साहब भी डिस्क्राइब कर रहे थे, व्हाट वी आर गोइंग टू सी नियरली सर्टेनली इज कि जो ऑलरेडी एक बहुत ओवरहीटेड सिचुएशन है, ओवरहीटेड क्या है, एक जुल्म की सिचुएशन है, उसमें और तेल छिड़क दिया गया और उसमें मेरे ख्याल में नए पहलू निकलेंगे। आदिल साहब, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि हमास माइट रिस्पॉन्ड टू दिस, लेकिन क्या वो इस पोजीशन में है भी? वो पोजीशन में हो या ना हो, उनकी मजबूरी भी है, जरूरत भी है और स्ट्रेटजी भी है। देखिए ना, इजराइल का तो मौकफ ये है, नेतन्याहू तो ये कह रहे हैं कि जब मैं हमास से जंग लड़ रहा हूं, तो एक चाहे वो वर्बली आए या नहीं आए, और नहीं आएगी क्योंकि आईडीएफ और इजराइल अमूमन इन चीजों की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, लेकिन एक ट्रायम्फलिज्म तो होगा तेल अवीव में, क्योंकि ये एक कड़ी है एक सिलसिले की। जो कल हुआ है वो वैक्यूम में तो नहीं हुआ, और वैक्यूम से मुराद गाजा नहीं है, मैं परसों की बात कर रहा हूँ कि परसों जो लबनान में हुआ है, हमने पिछले कुछ 10-1 दिनों में एक एस्केलेशन अगर आप कहें तो ये देखी कि इजराइल डायरेक्टली टारगेट कर रहा है लीडरशिप की ऑफ दीज ग्रुप्स। अगर आप आज देखें जो कॉन्डेमनेशंस या जो स्टेटमेंट्स आई, इवन अमेरिका की तरफ से जो आई, जो कहती है कि उसको मट्टी पाओ टाइप, लेकिन जो ईरान की तरफ से, ईरान तो है ही है, चाइना की तरफ से, रशिया की तरफ से, तुर्की की तरफ से, कतर की तरफ से, उसमें एक अहम लफ्ज असैसिनेशन का है। मेरे ख्याल में कैपिटल्स ये भी सोच रहे हैं कि यार ये गेम अगर एस्केलेशन की चल जाएगी, अगर इजराइल ये कह रहा है कि हम जहां भी होंगे उनको ढूंढ के मार निकालेंगे, और अगर यही गेम हर एक खेलेगा, सही, ठीक है, उसकी कॉस्ट सिर्फ इजराइल और ईरान पे नहीं होगी, उसकी कॉस्ट तो बहुत सी जगह पे होगी। हमने पहले भी देखा जब इजराइल पीएलओ के लीडर्स को टारगेट करता था। सो कतर जहां बहुत से लीडर रहते हैं, तुर्की जहां इस्माइल हानिया भी रहते थे, उन सारों की चीन या रूस पे खुद भी कई बार इससे एतराजात होते हैं। लेकिन एक कंसर्न ये भी है कि ये वॉर का अब एक और नया थिएटर एस्केलेट हो रहा है, जो थिएटर ऑफ असैसिनेशन है। सही,
ठीक है फैसल, आप क्या समझते हैं इस पे? सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था ईरान पर भी तनकीद हो रही है क्योंकि ये IRGC का पासदारान इनकलाब का ऑफिशियल गेस्ट हाउस था जहां पर रात को 2 बजे ये हमला हो गया। तो आप इसको इंटेलिजेंस फेलियर कहेंगे या आपको लगता है कि जिस नौइयत की टेक्नोलॉजी आजकल यूज़ की जा रही है उसको इससे पहले भांप लेना या फिर उसको आइडेंटिफाई करना पॉसिबल ही नहीं था ईरान के लिए? देखें, ये आपको याद होगा 2022 में 2022 में अफ़गानिस्तान में काबुल के पास इन्होंने अमन ज़वाहिरी को इसी तरीके से मारा था। वो एक ख़ास एक हेलफायर एक मिसाइल था जो कि रैकी भी करता है। उसके बाद वो जाके सिर्फ एक शख्स या दो लोगों को एक पंखे की तरह का एक ब्लेड होता है उससे मारते हैं। अभी तक क्लियर तो नहीं हुआ कि ये इन्होंने कैसे मारा है, लेकिन मुझे यूं लग रहा है अभी जो बताया जा रहा है कि सिर्फ 2 लोग मारे गए हैं और कमरे के अंदर जाके हिट किया इनके बेडरूम में। तो मोस्ट लाइकली मुझे फील हो रहा है कि ये वही मिसाइल है और उसी तरीके से इनको हिट किया गया है। और अगर उसी तरीके से हिट किया गया तो ज़ाहिर है ईरान के लिए बहुत मुश्किल था उसको डिटेक्ट करना। ईरान भी ड्रोन्स में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है इसके पास और इवन रशिया भी इसे आपको पता है परचेज कर रहा है, लेकिन डिटेक्ट करना इसलिए मुश्किल होता है कि ये अगर बहुत फासले से आए तो ही डिटेक्ट हो पाएगा। जबकि ईरान के साथ ये प्रॉब्लम है कि उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट फखरीज़ादा समेत जो 2021 में जिनका मर्डर हुआ, इसी तरह इनके एक पासदाराने इनकलाब के बड़े सीनियर लीडर को तेहरान में ईरान में ही एक जगह पर मोसाद का एक खुफिया एक सेल था वहाँ गिरफ्तार करके ले जाया गया और ईरान के अंदर उसे इंटरोगेशन की गई। तो ईरान मुसलसल अपने बड़े जोग्राफिए और अपने अंदर मौजूद बहुत से मुखालफिन की वजह से इस प्रॉब्लम में है कि ईरान के अंदर इसराइल के बहुत से एसेट्स हैं। इसीलिए वो अभी जो बात कर रहा है ना इसराइल और अमेरिका कि ये ईरान से आया नहीं है प्रोजेक्टाइल, इसका मतलब है कि अंदर ही कोई जो स्लीपिंग सेल था वो एक्टिवेट हुआ है, या फिर एक थोड़ा सा चांस ये है कि इसराइल का जो सबसे बड़ा अड्डा है इस इलाके में अजरबैजान, ईरान के बिल्कुल नॉर्थ में, वहाँ से भी एक चांस है कि ये आया हो। अच्छा। क्योंकि वहाँ जितने भी इसराइली फोर्सेस हैं वो ईरान के लिए ही हैं, इसी को काउंटर करने के लिए हैं। और हिजबुल्लाह का जो प्रॉबेबल रिस्पांस हो सकता है, क्योंकि एक रोज़ पहले हिजबुल्लाह के जो कमांडर हैं फाउद शुक्र, उनकी भी असैसिनेशन की इसराइल ने और उसके फौरी बाद ये हो जाता है, तो उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? और दूसरी चीज़ ये कि IDF की तरफ से इस पे कमेंट क्यों नहीं किया जा रहा? इससे पहले तो जो वो कार्रवाइयाँ करते रहे हैं उन्होंने खुल के ऑन किया उसको। वो कमेंट नहीं करते क्योंकि उससे फिर उनके लिए डिप्लोमेटिक मुश्किलात ऐसी ही आती हैं जिसको अमेरिका के लिए हैंडल करना मुश्किल है। उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, वो तो कुछ भी करके अमेरिका की इस मजबूरी को इस्तेमाल करते हैं कि अमेरिका ने उनके बैक पे खड़ा होना है। आप देखें कि अभी नेतन्याहू ने जो उधर फ्लोरिडा में जाके मुलाकात की डोनाल्ड ट्रंप से, उसके बाद फौरी तौर पे ये सारी चीज़ें तेज़ हुई हैं। बल्कि जो गोलान हाइट्स पे हमला हुआ है और जो 12 बच्चों की अफसोसनाक डेथ हुई है, अब वो तो इसराइली सिटीजन भी नहीं है, वो तो शाम के सिटीजन है और इसराइल तो वो उन्होंने अभी तक इसराइली सिटीजनशिप नहीं ली है, ये बहुत कम लोगों को पता है, और वो द्रूज फिरके के लोग हैं, वो मारे गए हैं। और कभी भी हिजबुल्लाह ने उस जगह पर अटैक नहीं किया क्योंकि वहाँ बहुत से अरब जूज हैं या बातनी फिरके के द्रूज के लोग हैं या फिर वो लोग हैं जो इसराइल के साथ नहीं मिलना चाहते। और वो जिस तरीके से 12 लोग मारे गए हैं, जो इनका डम बम होता है, ये इस तरह, और इतने सारे जख्मी हैं। मैं तो उस वक्त से इस बात को नहीं समझ पा रहा कि एक डम बम इतने बच्चों को, इतने लोगों को मार और जख्मी कैसे कर सकता है। ये यकीनन किसी और तरह का मिसाइल था, इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो आपको पता लगेगा। हिजबुल्लाह इस पूरे इक्वेशन में वो वाहिद थ्रेट है जो इसराइल को है। ये हमास उनके लिए कोई थ्रेट नहीं है इस वक्त। अभी एक प्रोलॉन्ग थ्रेट तो है, एंड यू नो कि कोई भी बायोलॉजी को डिफीट नहीं कर सकता। पॉपुलेशन जो वहाँ पर जिस सतह से बढ़ रही है और इसराइल के अंदर जो पॉपुलेशन की जो उसकी ग्रोथ की रेशो है अरब मुस्लिम्स की और दोनों तरफ, अल्टीमेटली इसराइल विल बी लूजर। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हमास उनके लिए मिलिटरीली बहुत बड़ा खतरा नहीं है। ठीक है, हाँ, हिजबुल्लाह जो है वो सीरियस थ्रेट है। बासित साहब, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिस्पांस अगर देखें, चाइना और रशिया वार्न करते हैं कि रीजनल एस्केलेशन हो सकती है, बट लेकिन लॉयड ऑस्टिन जो हैं US डिफेंस सेक्रेटरी, वो ये कहते हैं कि कोट अनकोट वी वुड हेल्प डिफेंड इसराइल इफ इट इज़ अटैक्ड बाय ईरान। तो वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि हमें भी मोबिलिटी दिखानी पड़ेगी अगर ईरान कुछ प्लान करता है इस तरह का। ये बहुत अग्रेसिव स्टेटमेंट नहीं है? नहीं, चूंकि ये इलेक्शन सीजन भी है और US में, और इस वक्त बाइडन लिटरली लेम डक हो चुके हैं,
और चूंकि रिपब्लिकन का एक ट्रेडिशनली रुझान रहा है इसराइल की तरफ, तो डेमोक्रेट्स के लिए भी ज़रूरी है कि वो अपने आप को इस सूरत हाल में अपनी रीपोजिशनिंग थोड़ी बहुत करें। और चूंकि इनका एक डिफेंस पैक्ट भी है, सिक्योरिटी पैक्ट भी है, तो ये एक नेचुरल सी स्टेटमेंट है कि अगर इसराइल पे कोई बहुत सीरियस हमला हुआ तो उस पर वो अमेरिका उनकी हेल्प करेगा। लेकिन हमने अप्रैल में भी देखा कि यूएस ने हेल्प की और काफ़ी उनको एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स ही प्रोवाइड किए। उसके बाद अरब दुनिया ने भी इसराइल की हेल्प की। असल मामला तो ये भी है क्योंकि अरब दुनिया इस वक्त, क्योंकि उनके भी वो ईरान को अपना लॉन्ग टर्म एडवर्सरी समझते हैं। लेकिन वो जो अब्राहम अकॉर्ड्स होने थे वो तो स्टॉल हो गए ना इस सब की वजह से। वो अब्राहम अकॉर्ड्स स्टॉल तो हो गए। पब्लिक ओपिनियन का प्रेशर तो ऑब्वियसली है, तो पब्लिक ओपिनियन के प्रेशर में थोड़ा बहुत स्टेटमेंट्स भी आपको नज़र आ जाएंगी। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछें कि यूनाइटेड फ्रंट क्रिएट होगा, OIC कंडेम करेगी या अरब लीग कुछ इस मामले में आएगी, तो वो इस वक्त मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि बुनियादी तौर पे मुसलमान दुनिया भी डिवाइडेड। और फ्रेंकली स्पीकिंग जो अरब दुनिया हमास को इतनी मस्बत अंदाज से देखती भी नहीं थी, क्योंकि उनका रुझान फतेह की तरफ था, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की जानिब था। तो उनके भी ख्याल में ईरान का रसूख बहुत बढ़ गया है इस इलाके में। उनकी भी ख्वाहिश ये है कि उनका जो प्रॉक्सीज हैं ईरान की, कोट अन कोट, उनको वो डेसिमेट हो, उनका इन्फ्लुएंस कम हो। उनके ख्याल में ईरान भी एक बहुत बड़ी रुकावट है ये सारे सिलसिले में, और ख़ास तौर पे उनकी रिजीम्स को भी चैलेंज है। नहीं, तो आपके ख्याल में इज ईरान अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम? Part of the problem for various Arab countries, no doubt about that, क्योंकि वो समझते हैं, उनका परसेप्शन यही है कि ईरान जो उनकी जो रिजीम्स हैं उनको कमज़ोर करना चाहता है, जो शियाइट पॉपुलेशन है उनके ममालिक में उनको इंस्टिगेट करना चाहता है, तो उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहता है। गो के रैप्रोचमा हुआ सऊदी अरब और ईरान के दरमियान पिछले साल चीन की मदद से, लेकिन अभी बुनियादी इश्यूज वही हैं। उनको उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम से भी खतरा है, ख़ास तौर पे सऊदी अरब को। तो इसीलिए वो सऊदी अरब US की जानिब देख रहे हैं पैक्ट के लिए, सिक्योरिटी पैक्ट के लिए। तो देयर आर नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो इस पे अफेक्ट करेंगे। और मेरा अपना ख्याल यही है कि US का बयान तो एक बयान ज़रूरी भी था इसराइल की सपोर्ट में, और थोड़ा बहुत ईरान को भी इंतबाह करना ज़रूरी था कि वो ज़्यादा सिचुएशन को एस्केलेट ना करे। अगर अप्रैल जैसा रिएक्शन शो करना है तो वो आई थिंक इसराइल कैन एब्जॉर्ब दैट रिएक्शन। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आदिल साहब, ये एक और नुआंस भी हो सकता है गुफ्तगू का, जिसमें ये कहा जा रहा है कि इस्माइल हानिया की अपनी प्रेजेंस पहले टर्की में भी रह चुकी है, मोस्टली अपनी ज़िंदगी पोस्ट 2017 उन्होंने कतर में गुजारी है, और कतर वो मुल्क है जिसने अकॉर्डिंग टू स्टैट्स 2021 में हमास को $300 मिलियन फंड किया, एड दी। उसके बावजूद किसी और सॉइल पे ये पॉसिबल नहीं हुआ, लेकिन ईरानियन सॉइल पे हो गया। इज दिस मिस्टीरियस टू यू? ये आपको लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो गौर तलब है? यार, गौर तलब तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं ये कंस्पिरेसी वाली थ्योरीज पे जाता नहीं। कंस्पिरेसी का मतलब ये नहीं होता कि वो गलत होती हैं, लेकिन क्या सराई के लिए तो तब आप करते हैं ना जब आपके पास कोई हकायक ना हो। यहाँ तो जो सूरत हाल है इस वक्त मशरिक़ वस्ता की, वो खुद इतनी बिगड़ी हुई है कि जो हमें बिल्कुल ऑब्वियस चीजें हैं वो इतनी है कि हमें नई कोई खोदने की जरूरत नहीं है, अंदर की खबर लाने की इसमें जरूरत नहीं होती। आई थिंक के टाइमिंग वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मसला था कि जनाब वो यहाँ ही उन्हें टारगेट कर सकते थे इसलिए कर दिया, या ये मसला है जो पॉलिटिकल क्वेश्चन कि यहाँ ही टारगेट करना चाहते थे? कि इजराइल की भी तो एक हिस्ट्री है ना कि ईरान के अंदर जाके टारगेट करने की। और जैसे आपने जहां बात शुरू की कि ये इसकी टाइमिंग इज वेरी रेलिवेंट, उसकी कुछ रेलेवेंस जो है वो गाजा की जनरल सिचुएशन किस नेट पे है। कुछ जो नेतन्याहू का दौरा था, कांग्रेस से तकरीर थी, अमेरिका में ट्रायम्फलिज्म था, शायद उससे हो कि वो डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं। कुछ सिग्नलिंग जो है वो सिर्फ हमास के लिए नहीं, वो शायद ईरान के लिए भी है, क्योंकि और कुछ सिग्नलिंग जो है वो उसका ताल्लुक हमास की अंदर की पॉलिटिक्स से भी है। एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि अभी तक आपको इस्माइल हानिया नजर नहीं आए थे पब्लिकली,
तो उनकी तरफ से भी ये एक प्रोवोकेशन थी कि मैं एक बड़े इवेंट पे बड़ी पब्लिकली और वहां दूसरे लीडर से भी मिलूं। तो ये तमाम बातें यकीनन वैलिड होंगी, लेकिन मेरे ख्याल में जो सिचुएशन, जो एक्सटेंट सिचुएशन है जो जमीन पे मौजूद है, वो ऑलरेडी इतनी गंभीर है कि हमारा फोकस मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा अगर सिर्फ उस पे भी हो तो बहुत सारी चीजें खुलेंगी। और आदिल साहब, ये इसके अलावा महमूद अब्बास साहब जो PLO को हेड करते हैं, उन्होंने भी इसको कंडेम किया। तो ये एंटिसिपेट कर रहे थे आप? बिकॉज ट्रेडिशनली तो राइवल्स हैं वो। नहीं, यहाँ तो इस सूरत में तो 100% करना होगा ना। देखिए, एक तो आपकी सिर्फ रवायत की तरीके से ही बहुत कम होता है कि आप दुश्मन मरे थे तब भी, और लेकिन ये तो दुश्मन भी नहीं है, ये तो सिर्फ अगर राइवल है पॉलिटिकल, तो ये तो मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं था कि आपको वो कंडेमनेशन ना मिलती। आपको इस वक्त जो एक बड़ी जंग है वो तो इजराइल के साथ है। लेकिन मेरे ख्याल में एक जो देखने वाली बात है कि जो रेजिस्टेंस पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं वो इसके बाद कहां बैठेंगे। इजराइल की तरफ से तो मेरे ख्याल में ख्याल ये होगा कि हम हमास को कमजोर कर रहे हैं। क्या इस वाकये से हमास कमजोर होगी या मिलिटरीली और ज्यादा मजबूत होकर निकलेगी? क्या इसकी वजह से जो ताल्लुकात हैं मुख्तलिफ ग्रोहों के वो और कमजोर होंगे या वो और मुस्तहकम होंगे? सही, ठीक है फैसल। इससे पहले भी इस नौयत के मुतादिद अटैक्स हो चुके हैं। नवंबर 2020 में कासिम सुलेमानी IRGC के हेड थे, बगदाद में उनको निशाना बनाया अमेरिका ने। फिर 2020 के अंदर ही मोहसिन फ़खरीज़ादा की किलिंग, जिसको आपने डिस्कस किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हुआ उसमें। 2024 में ईरानियन कॉन्सुलेट पे हमला होता है, और अब ये वाक़या जो हमने देखा है, तो इसका क्रक्स फिर ये है कि इंटरनेशनल सिस्टम में अगर एक वीटो कंट्री आपके साथ है तो सिक्योरिटी काउंसिल कुछ नहीं करेगा आपके अगेंस्ट। अगर रिपीटेडली ये होता जा रहा है तो कोई अकाउंटेबल नहीं बना सकता इसराइल को इस सब पे। देखिए, अमेरिका के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया है कि उसकी वॉर इंडस्ट्री और इसराइल की जो हमायत है, इसराइली जो लॉबी है, उसकी वजह से, और बहुत से जो है फाइनेंशियल रीज़न, और ये उनका एक कॉलोनियल उनका एक प्रोजेक्ट भी है इधर मिडल ईस्ट में। इसराइल जो है उनका जेम्स टाउन आप इसे कह सकते हैं। तो ये उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि वर्ल्ड ऑर्डर, जिसको वो रूल्स बेस्ड सो कॉल्ड वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, वो अपने इसी स्टेट की वजह से मुसलसल उनको ब्रेक करना पड़ता है। उनकी इंटेलिजेंशिया को इसका एहसास भी है कि हम जो वर्ल्ड ऑर्डर ब्रेक कर रहे हैं, आहिस्ता 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 हमारी सॉफ्ट पावर खत्म होगी, और जब सॉफ्ट पावर खत्म होती है तो फिर एक वक्त आता है हार्ड पावर भी खत्म हो जाती है। अभी आप देखें, वो मिडल ईस्ट जो हमेशा कैंप डेविड में जाया करता था, आपने देखा अनवर सदात गए, ये यासर अराफात गए, ये सब लोग, अब ये लोग चाइना जा रहे हैं, वहां जाके डील्स कर रहे हैं। अल-फतह और हमास के दरमियान अभी चंद हफ्ते पहले चाइना में डील हो चुकी है। इनके आपस के जो तनाज़ात थे उन्होंने ख़त्म किए हैं, और ये अमेरिका इज़ लूजिंग इट्स पावर, क्योंकि वो अपनी लेजिटिमेट जो ब्रोकर पावर थी कि दो ताकतों के बीच में वो बगैर किसी एक का साथी बने उनके दरमियान डील करवा सकता है, वो ख़त्म हो चुकी है। और ये सॉफ्ट पावर आहिस्ता आहिस्ता बाकी जगहों पर जा रही है, जिसमें चाइना नंबर 1 है। अच्छा, इसराइल के साथ जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम अमेरिका के साथ होने की वजह से भी है, वो ये है कि इसराइल को यूं लगता है कि मैं कुछ भी कर लूंगा तो अमेरिका मुझे डिफेंड करेगा। लेकिन अमेरिका की अब ये बहुत बड़ी लिमिटेशन आ गई है कि नॉन स्टेट एक्टर्स को दुनिया में कोई भी उनको पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकता। दैट्स वाई ये हमेशा मुल्कों के ऊपर एक स्टेट बना के तो उसके ऊपर पाबंदियां भी लगा सकते हैं। और फैसल, डोनाल्ड ट्रंप की प्रोबेबल रिटर्न से भी आपको लगता है कि वो भी प्रेशर नहीं ले पाएंगे? हालांकि वो तो खुल के बयान देते हैं, उनके हक में कॉन्सुलेट भी ले गए थे वहां। वो उन्होंने ही इस्माइल हानिया को स्पेशल टेररिस्ट इनको डिक्लेयर करवाया था, और उन्होंने ही गोलान हाइट्स को अमेरिका से तस्लीम करवाया था। हालांकि टेररिस्ट तो थे, इन्होंने डिक्लेयर करवाया हुआ था, ये सब कुछ उन्होंने किया। लेकिन एक बात आप जहन में रखें कि जिस तरीके से इसराइल ने 6 दिन की जंग में, योम किपुर में 6 दिन में 6 अरब मुल्कों की आर्मीज को तबाह कर दिया था उनके, हाँ जी, उसके, और अब 9 माह में वो अपने पांव के नीचे 40 किलोमीटर की एक पट्टी को भी फतह नहीं कर पाया। 67 में गजा एक दिन में इन्होंने फतह कर लिया था, अब नहीं कर पा रहे। आप ये देखें कि जो कोऑर्डिनेशन है नॉन स्टेट एक्टर्स का, यमन से लेके, ईरान से लेके, इराक और लिबनान और शाम में, किसी मिलिट्री के लिए सबसे अहम बात यह है कि उनकी कोऑर्डिनेशन कितनी स्ट्रांग हो रही है। तो जो एंटी इसराइली नॉन स्टेट
फोर्सेस हैं वो अपनी ना सिर्फ कोऑर्डिनेशन मजबूत कर रही हैं, बल्कि ईरान ने एक रियल टाइम ऐसा टेस्ट भी कर लिया जो कि इसराइल ने अपनी बेवकूफ़ी से उसको मौका दिया, जो शायद ईरान ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं अपनी सरजमीन से इसराइल के ऊपर हिट करके एक प्रैक्टिस कर सकूंगा कि अगर मुझे हिट करना पड़ा तो मैं कैसे करूंगा। दैट्स वाई दे आर अफ्रेड ऑफ देयर न्यूक्लियर पावर, कि इनके पास न्यूक्लियर आया तो फिर हम क्या करेंगे। और अब जो इन्होंने कई 100 फीट गहरे अपने इन्होंने बंकर्स में ये सारा काम जारी है ईरान में, तो मुझे यूं लग रहा है कि अगर ट्रंप आ जाए, कोई भी आ जाए, इन पे फ़लस्तीनियों पर कुछ साल तो बहुत मुश्किल है, नो डाउट। बहुत जो टफ आज आप देख रहे हैं ये इससे ज़्यादा टफ होंगे, लेकिन ये बहुत देर तक अब चलेगा नहीं, क्योंकि वर्ल्ड पावर अब तेज़ी से ईस्ट साइड पे शिफ्ट हो रही है। मतलब लॉन्गर रन में सस्टेनेबल नहीं है, पब्लिक ओपिनियन भी चेंज हो रही है। बासित साहब, हिस्टोरिकली अगर इस कॉन्फ्लिक्ट को देखा जाए तो इसमें आपको लगता है कि 48 की वॉर होती है, उससे पहले ब्रिटेन चला गया छोड़ के, उससे पहले ऑटोमन्स थे, फिर 67 में एक और जंग, फिर योम किपुर वॉर होती है, फिर इंतफादाज होते हैं, इस सारी ट्रेजेक्टरी में डू यू थिंक देयर कुड हैव बीन अ बेटर रिस्पांस जिससे ये मसला हल होता, जो किसी दौर में यासिर अराफात ने ऑस्लो अकॉर्ड्स के वक्त लिया? उन्होंने उस वक्त हमास को भी एक्यूजेशन का निशाना बनाया कि ये इन्हीं की प्रॉक्सी है। अब आकर क्या लगता है आपको, PLO की अप्रोच ज़्यादा रैशनल है या हमास जो तरीका इख्तियार कर रहा है उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बची बिकॉज ऑफ व्हाट IDF हैज़ डन देयर? देखिए, माजी में तो बहुत मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बल्कि 1948 में जो इसराइल बनाया गया था उस वक्त तो वो इस वक्त जो कनान का जो पुराना एरिया कहलाता है उसका 5 से 6% इलाका था, लेकिन आज हम देखते हैं कि ये 5% इलाका भी इसराइली फ़लस्तीनियों को देने के तैयार नहीं है। तो भारत बहुत से मौके खोए। उस वक्त अरब दुनिया को शायद ये एतमाद था कि इसराइल से हम पावर के ज़रिए कुछ ना कुछ अपनी फ़लस्तीन की स्टेट बना लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब जबकि सूरत हाल बहुत बदल गई है और ईरान इसराइल की फेवर में भी है बहुत से कॉन्टेक्स्ट में, तो इस वजह से अब जो स्टेट्स हैं, अरब स्टेट्स, उन्होंने तो अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। अब ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जिनको आप फ्रीडम फाइटर्स भी कह सकते हैं हमास की शक्ल में, या हिजबुल्लाह ने जो एक अपनी एक पावर विद इन लेबनान क्रिएट की हुई है, या हूतीज़ हैं यमन में, या सीरिया में हैं, या इराक में हैं, तो ये अब ये फोर्सेस हैं। स्टेट्स लेवल पे तो हम अब तवक्को नहीं रख सकते कि वो कोई बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। ठीक है आदिल साहब, फाइनल कमेंट आपसे। जिस तरह से फैसल ने भी बात की है कि चाइना का एक मीडिएशन के रोल में आ जाना, US को रिप्लेस कर देना, हाउ डू यू सी दैट? और दूसरी चीज़ ये कि जिस मैसिव स्केल पे ब्लडशेड किया है IDF ने, 39,000 कैजुअल्टीज़ कमिट की हैं, डू यू सी एन एंड टू दिस इन नियर फ्यूचर? सेकंड क्वेश्चन पहले लेता हूँ यार। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट। इसका जो कीमत है वो तो फ़लस्तीनी बच्चे, फ़लस्तीनी माएँ, फ़लस्तीनी बुजुर्ग, फ़लस्तीनी लोग दे रहे हैं और देते रहेंगे। अनफॉर्चुनेटली आई विश मैं गलत हूँ, लेकिन इसका आपको अनकरीब तो कोई ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आता। और यकीनन ये तो बड़ी ऑब्वियस बात है कि इस वक्त दुनिया जो है वो एक टर्बुलेंस में है, एक मोमेंट ऑफ चेंज में है। वो चेंज कहाँ जाएगी इसका आप तयन नहीं कर सकते, लेकिन ये तय है कि चेंज है। और वो चेंज जो है वो बैलेंस ऑफ पावर में भी है, वो न्यू एक्टर्स में भी है, वो ओल्ड एक्टर्स का चेंज हो जाना है। तो एक ये जो तहय्युर का वक्त होता है तारीख में, हम समझते हैं कि बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन अगर उसमें आप रह रहे हो तो वो इंटरेस्टिंग नहीं होता, बड़ा खौफनाक होता है। और हम उस खौफनाक दौर में रह रहे हैं। अमेरिका नहीं है, या वो अमेरिका नहीं है, चीन वो चीन नहीं है, इजराइल वो इजराइल नहीं रहा। और एक बहुत बड़ा पहलू जिसका आपके दूसरे मेहमानों ने भी जिक्र किया, वो ये कि ये वाली जो हम सूरत हाल है, इसमें जो इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन है वो बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है, और वो कई जगह बहुत अजीब तरह चेंज होती है, और वो उनको को चेंज करने पे मजबूर होती है। सो फास्टन योर सीट बेल्ट्स, ये इज नॉट गोइंग टू गेट बेटर एनी टाइम सून, अनफॉर्चुनेटली। सही, जिस तरह से फैसल ने भी कहा कि सॉफ्ट पावर ना रहे तो हार्ड पावर भी नहीं रहती। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल वड़ाई साहब, आदिल नजम साहब, अब्दुल बासित साहब मौजूद थे। इस सारी सिचुएशन में जो कंसर्न शो किया जा रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से, चीन की तरफ से, रूस की तरफ से, वो यही है कि मशरिक़ वस्ता में कोई नई जंग का आगाज़ ना हो जाए, क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन वॉर से और पैलेस्टीनियन जो एस्केलेशन इसराइल ने की है वहाँ पे,
उससे दुनिया का पीस डिस्टर्ब हुआ है, तो एक और ऐसा इनिशिएटिव जो है वो दुनिया इसकी मुतहम्मिल स्टेज पे नहीं हो सकती। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क की सियासत की बात करें तो किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का जो इकरारनामा है इलेक्शन रूल्स के हवाले से, उसमें तरमीम का फ़ैसला किया गया है और इस हवाले से कौमी असम्बली में बिल भी पेश कर दिया गया है, कायमा कमेटी को भेज दिया गया। अब दो नौयत हैं इन तरमीम की। पहली सेक्शन 66 में तरमीम की जा रही है और दूसरी सेक्शन 104 में। तो इसके मुताबिक प्लान ये किया है हुकूमत ने कि 3 रोज़ के अंदर अंदर अगर आपने किसी सियासी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है तो उसके बाद आप पाबंद हैं कि किसी और जमात में शामिल नहीं हो सकते। और दूसरी चीज़ जो कि सेक्शन 104 में तरमीम है, उसके मुताबिक अगर स्पेशल सीट्स की फ़हरिस्त आपने वक्त पे जमा नहीं करवाई तो वो आपको नहीं मिल सकती। अब इस पर कहा यह जा रहा है कि हुकूमत की स्ट्रैटेजी है कि तहरीक इंसाफ के हक़ में जो फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट से उसके आगे बंद बांधा जाए, और इसीलिए लतीफ़ खोसा साहब ने भी ये बात की कि किसी सूरत ये तरमीमी बिल पेश करने के बाद पास होने की परमिशन हम नहीं देंगे। इसके इम्पैक्ट क्या होंगे, इस हवाले से हम बात करते हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब पिल्डैट के सरबराह हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, ये जो इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का एक और बिल पेश हुआ है, अब 2 तरमीम की बात हो रही है, सेक्शन 66 और 104। वजूहात क्या देखते हैं इसके पीछे कि एक तो पार्टी में शमूलियत को रेगुलेट करने की बात है और दूसरा स्पेशल सीट्स के हवाले से है। तो टारगेट पीटीआई है या फिर तहरीक इंसाफ चैलेंज फील कर रही है और सिर्फ ये वजह नहीं थी ये बिल पेश करने की? बहुत शुक्रिया। देखिए, मकसद तो बिल्कुल वाज़ेह है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में चूँकि नशिस्तें मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का फैसला हुआ है, तो उसको स्टॉल करने के लिए, उसको रोकने के लिए ये तरमीम लाई गई है। ये दुरुस्त है कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला टेक्निकलिटी से ज़रा ऊपर उठ के एक ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन के ऊपर मबनी है, लेकिन उसमें इंसाफ तो हुआ है। मैं तो खुद उसका हामी हूँ कि इंसाफ के तकाजे तो पूरे हुए हैं, लेकिन शायद कानून के कुछ तकाजे पूरे नहीं हो पाए। यानी कानून में जो लिखा हुआ है उससे ज़रा कुछ मावरा चीज़ें हो गई हैं। तो अब उनको चैलेंज करने के लिए या तो रिव्यू पिटीशन हो सकती थी, जो अभी 2 माह पोस्टपोन हो गई है। तो अब गालिबन PMLN ने यही समझा है कि पार्लियामेंट के ज़रिए से उनको चैलेंज किया जाए, उसका रास्ता रोका जाए। तो ये तरमीम बुनियादी तौर पे इस मकसद के लिए लाई गई है। अहमद साहब, वैसे ये स्ट्रेंज है मेरे लिए। आपने कहा कि इंसाफ तो हो गया लेकिन कहीं ना कहीं कानून से भी कंप्लाई नहीं किया। ये दोनों चीज़ें तो पैरेलल नहीं होती? होनी तो ऐसी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों चीज़ें नहीं होती। यानी इंसाफ का तकाजा तो पूरा हो गया। मैं तो हमेशा ये कहता था कि टेक्निकलिटीज़ से उठ के फैसला करना चाहिए, क्योंकि टेक्निकलिटीज़ में उलझ जाएंगे तो फिर इंसाफ नहीं हो पाएगा। तो आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जजों के अंदर 2 ग्रुप थे। एक ग्रुप था जो यही कह रहा था कि जो ब्रॉड इंटरप्रिटेशन करनी चाहिए और टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाना चाहिए, और दूसरा ग्रुप कह रहा था नहीं, कानून के जो लेटर है उसको भी अहमियत देनी चाहिए। तो उसके नतीजे में जो ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन का हामी ग्रुप था उसको मेजॉरिटी मिल गई, तो ये फैसला आ गया। लेकिन इसने सबको मुतमईन नहीं किया। सबको तो खैर कभी भी कोई चीज़ शायद मुतमईन नहीं करती, लेकिन एक पार्टी जो थी उसको एक मौका मिल गया कि वो कानून के अंदर ये जो उसकी पासदारी नहीं हुई, तो फिर उसका उन्होंने रिस्पांस ये दिया है कि ये आपको फिर पार्लियामेंट के अंदर से उसका जवाब मिलेगा। क्योंकि देखिए, ये लिहाज से 2 इदारों के दरमियान उनका जो टर्फ है, जो उनकी जो एरिया है, उसके भी तहफ़्फ़ुज़ का मामला है। तो पार्लियामेंट ये भी समझ सकती है कि हमारी टर्फ में मदाखलत की, उन्होंने कानून साजी कर दी जो कि हमारा हक था, तो अब हमें जवाबन कानून साजी करके उसका तोड़ करना चाहिए। तो अहमद साहब, ये सेक्शन 104 जो कि कहता है कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो बात है, इसमें तरमीम करने का मकसद ये है कि अगर फ़हरिस्त नहीं दी तो स्पेशल सीट्स आपको नहीं मिलेंगी। ये लेजिस्लेट जब होता हो और हो जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या बनेगा? हकीकत तो यह है कि ये कानून में पहले भी यही लिखा हुआ है कि हर एक को हर पार्टी के लिए लाजिम है, या हर उम्मीदवार के लिए जो स्पेशल नशिस्तों के लिए उम्मीदवार हो, कि वो पार्टी उसकी नशिस्त प्रायोरिटी लिस्ट दे और जो उम्मीदवार है वो अपने नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराएं। इसकी बुनियाद होती है। लेकिन हमने मैं ये कोट करता रहा हूँ कि
बलूचिस्तान अवामी पार्टी को जब 2019 में नशिस्तें दी गई थी प्रेसिडेंट था। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में, तो उस वक्त उन्होंने तो कोई पहले नशिस्तें जमा नहीं कराई थी, लिस्टें जमा नहीं कराई थी। तो इसी तरह का ब्रॉड फैसला अभी करना चाहिए, तो जो हो गया है। लेकिन बहरहाल कानून में तो यही लिखा हुआ था, उसे अब ज़्यादा रीइंफोर्स कर दिया है इस नई तरमीम के ज़रिए से। तो उसके बाद आपको लगता है कि कोई लीगली परसू करने की ऑप्शन तहरीक इंसाफ अगर लेती है तो ये लेजिस्लेशन भी डिबेटेबल बन जाएगी? अव्वल तो वैसे होना नहीं चाहिए, जिस तरह से आपने ही कहा है कि हर इदारे की, इंस्टीट्यूशन की एक बाउंड्री होती है, लेकिन तारीख कुछ और कहती है ना। यहाँ पे तो कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट भी हो जाता है। मुझे तो कुछ उस तरह का माहौल बनता नज़र आ रहा है जैसा इलेक्शन की तारीख के मामले में सुप्रीम कोर्ट की एक डायरेक्शन थी और फिर उसे इलेक्शन कमीशन ने और बाद में पार्लियामेंट ने मिलके उसको नाकाम कर दिया था और वो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे अमल नहीं हो सका था। तो मुझे ऐसा ही माहौल बनता नज़र आ रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में अब ये चैलेंज भी हो गया, ये लेजिस्लेशन अगर पास हो जाती है, जो कि उम्मीद है कि पास हो जाएगी, प्रेसिडेंट उसे एसेंट भी कर देते हैं और ये प्रॉपर कानून बन जाता है, तो फिर उसको चैलेंज तो ज़रूर किया जाएगा पीटीआई की तरफ से या किसी और जानिब से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या इसको कालादम करार देगा या इसके बारे में कुछ और कहेगा, ये अब कन्फ्रंटेशन का कुछ काम है जो चलेगा। और उसके नतीजे में मुझे लगता है कि इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर अमल दरामद शायद मुश्किल हो जाएगा या कम से कम तूल खैन जाएगा। तो अहमद साहब, ये तो लॉफिंग स्टॉक नहीं बन जाएगा कि एक फैसला आता है हाईएस्ट कोर्ट से मुल्क की? पहले आपने जिस तरह कोर्ट किया, 14 मई की बात हो रही थी, इंतखाबात नहीं हुए, दोबारा से अगर स्पेशल सीट्स के फैसले पर भी यही होता है, तो ये तो एक नॉन सीरियस एक्सरसाइज हुई फिर के अदालती फैसलों को ही बाइंडिंग नहीं समझ रहे यहाँ पे। जी हाँ, बदकिस्मती से ऐसा हो रहा है। माजी में देखिए अदालतें भी जब फैसले देती थी तो वो भी उनकी एनफोर्सेबिलिटी के पहलू को भी जहन में रखती थी कि फैसला ऐसा होना चाहिए जो एनफोर्सेबल भी हो। ऐसा फैसला ना हो जो हम दे के एनफोर्स ना हो सके तो अदालत की तौकीर और इज्जत भी कम हो जाए। अब वो अदालतें भी थोड़ा सा उन्होंने अपना एनवेलप को ज़रा पुश करना शुरू किया है और दूसरी तरफ पार्लियामेंट भी अब इस बारे में वो भी अपने टर्फ को डिफेंड करने के लिए किसी भी लैंग तक जाने के लिए तैयार हो गई है। और उसका बुनियादी तौर पे जो उसका जो रैशनल है वो तो यही है कि एक कन्फ्रंटेशन हमारे यहाँ सियासी दो पार्टियों के दरमियान एक उस लेवल पे चली गई है जिसमें कोई भी चीज़ रेड लाइन नहीं है और हर चीज़ जायज़ है। अहमद साहब, इसके अलावा 2 डायरेक्शंस इलेक्शन कमीशन ने अभी मांगी हैं सुप्रीम कोर्ट से, उसको मैं पढ़ देता हूं ताकि उस पर भी आपका कमेंट आ जाए। पहली ये है कि पीटीआई के दुरुस्त तंजीमी ढांचे की अदम मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट के हालिया हुक्म की रोशनी में पीटीआई की जानिब से अपने बयानात दर्ज करवाने वाले अरकान कौमी और अरकान सूबाई असम्बली की सियासी वाबस्तगी की तस्दीक कौन करेगा? यानी कि कौन उसको रेटिफाई करेगा कि इनकी पॉलिटिकल एसोसिएशन पीटीआई के साथ है? और दूसरी जो रहनुमाई उन्होंने मांगी है वो ये है कि बयानात की तस्दीक के कानूनी मुज़मरात के बारे में रहनुमाई तलब की है सुप्रीम कोर्ट से कि वो कौन क्लैरिफाई करेगा कि पीटीआई की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव पेश हो रहा है उसका बयान जो है वो एज अ होल स्टैंड करता है। तो ये आपको लगता है कि बहुत सी सिचुएशन को क्लैरिफाई करेगा इलेक्शन कमीशन के लिए? देखिए, अब मसला ये है कि ये बात तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखी हुई है कि अगर आपको किसी चीज़ की वजाहत चाहिए हो, किसी अबहाम के बारे में कुछ चीज़ों को रिजॉल्व करना हो, तो आप सुप्रीम कोर्ट के इसी 8 रुकनी ग्रुप के सामने आके अपनी एक्सप्लेनेशन चैम्बर में उसकी जवाब हासिल कर सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने उसी की रोशनी में ये अप्रोच किया है। लेकिन अब मामला ये है कि 8 रुकनी जो बेंच है वो तो इस वक्त मेरे ख्याल में पूरे का पूरा यहाँ मौजूद भी नहीं है। सही। तो अगर वो पूरा मौजूद ना हो तो चैम्बर में कौन इलेक्शन कमीशन के सवाल का जवाब देगा और वजाहत देगा? और अगर चंद जज इसका जवाब दे देंगे 8 की बजाय तो क्या वो वैलिड होगा या नहीं होगा? तो ये बहुत मसाइल पैदा हो गए हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये मेहरबानी नहीं फरमाई कि वो इसका तफसीली फैसला भी जारी कर देते और ये रिव्यू पिटीशन का भी फैसला कर देते छुट्टियों पर जाने से पहले। 2 महीने की तातीलात के अंदर उसको लटका दिया
मेरे ख्याल में ये दुरुस्त तर्ज अमल नहीं था सही। और ये सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला करके जाना चाहिए था। अब इस अबहाम के अंदर ये लटकी हुई चीज़ें हैं, इसके अंदर फ़ायदा उठाया PMLN ने और इसकी लेजिस्लेशन कर दी है, तो जाहिर है अब उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मेरे ख्याल में बैकग्राउंड में चला जाएगा, अच्छा। जब तक सुप्रीम कोर्ट आके फिर इस मामले को टेकअप ना करे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना था कि ये जो इंस्टीट्यूशनल कन्फ्रंटेशन है ये प्रोलॉन्ग होती दिखाई दे रही है, तवालत पकड़ती दिखाई दे रही है। उसकी वजह है कि हुकूमत स्पेशल सीट्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बावजूद अपनी पोजीशन छोड़ने पर तैयार नहीं है।